बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर्जरी में आज हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड यूरोलॉजी पार्ट। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे रीनल स्टोन्स के बारे में और एक्स्ट्रा कुछ पॉइंट्स है उसको हम इंशाल्लाह आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हेडिंग दे दे रीनल स्टोन, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर सर्जरी। तो इसमें MCQs आप लोग को क्विकली आएगा। ठीक है, एंड एवरीथिंग हैज़ टू बी रिमेंबर, दैट इज़ कॉल्ड रीनल स्टोन। बात है बिल्कुल नहीं, प्लीज़ अब क्लास को फोकस करें, ब्रेक ख़त्म तो क्लास में फोकस करें। ओके, रीनल स्टोन के बारे में लिखें, दैट इज़ आल्सो नोन एज नेफ्रोलिथियसिस। इसका जो सेकंड नेम है इसको हम नेफ्रोलिथियस भी कहते हैं। तो जो सिनोनिमस है, ठीक है जी, नेफ्रोलिथियसिस। रीनल स्टोन टॉपिक अहम भी है और इसमें जो जो पॉसिबल MCQs है वो इंशाल्लाह हाईलाइट करेंगे, लेकिन ओवरऑल सर्जिकली इसको मेडिकल वर्ड में हम नेफ्रोलिथियस कहते हैं। तो इसमें लिखे रीनल स्टोन, रीनल स्टोन is daily burden on urology department, burden on urology department। इस सेंटेंस का मतलब ये है कि दैट इज़ वेरी कॉमन इन यूरोलॉजी, मतलब एवरी डे प्रेजेंटेशन लॉट ऑफ पीपल कैन डायग्नोज विद द रीनल स्टोन, तो दैट इज़ वेरी कॉमन केस, दैट इज़ नाउ डेज ऑन डेली बर्डन ऑन यूरोलॉजी डिपार्टमेंट्स इन द हॉस्पिटल्स। It commonly occur between एज 30 to 50। ठीक है, 30 से लेके 50 एज के दरमियान इसकी जो डायग्नोसिस चांसेस है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। इट कैन अकर एट एनी एज, बट द मोस्ट कॉमन एज इज़ बिटवीन 30 to 50 ईयर्स। रीनल स्टोन के बारे में इसके टाइप्स को ही हम डिस्कस करेंगे कि इनके टाइप्स कौन कौन से हैं। सो टाइप के हवाले से लिखते हैं जनाब टाइप्स। इट इज़ डिवाइडेड इनटू फ्यू टाइप्स। नंबर 1 लिखे कैल्शियम स्टोन्स। सो कुछ स्टोन जो होते हैं किडनी के अंदर वो कैल्शियम से बने होते हैं। सो कैल्शियम ऑक्जेलेट स्टोन इज़ वेरी वेरी कॉमन वन। सो कैल्शियम के साथ जो स्टोन बनते हैं वो ऑक्जेलेट का भी हो सकता है और कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन भी बन सकते हैं। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड कैल्शियम फॉस्फेट। बट इन दोनों में से अगर मोस्ट कॉमन के बारे में आ जाए वो कैल्शियम ऑक्जेलेट स्टोन है। ठीक है, तो किडनी के अंदर जो स्टोन बनते हैं वो ज़्यादातर कैल्शियम क्या होते हैं, ऑक्जेलेट स्टोन, और ये दोनों मिलकर अबाउट 70% ऑफ द किडनी स्टोन बनाते हैं। सो दैट इज़ द मोस्ट कॉमन स्टोन। जैसे कि हमने गाल स्टोन पढ़े हैं वो कोलेस्ट्रोल स्टोन होते हैं, इसी तरह जो किडनी है वो कैल्शियम स्टोन होते हैं। फिर इसके बाद लिखे नेक्स्ट इज कॉल्ड स्ट्रूवाइट स्टोन। दो सेकंड टाइप है, इसको हम स्ट्रूवाइट स्टोन्स कहते हैं। जो स्ट्रूवाइट स्टोन्स होते हैं दैट अकाउंट फॉर द सेकंड मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्टोन इन द किडनी, एंड दैट इज अकाउंट फॉर 10 to that is about 12 to 15% ऑफ द केसेस। बट ये जो परसेंटेज है ये बुक के अंदर वेरी करती है, बट वी कैन से द सेकंड मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्टोन आफ्टर कैल्शियम इन द किडनी दैट इज कॉल्ड स्ट्रूवाइट स्टोन। ठीक है जी, जो स्ट्रूवाइट स्टोन होती है ये मिलकर जो है बनी होती है मैग्नीशियम से। ठीक है जी, इट इज़ अ स्टोन विच इज़ मेड ऑफ मैग्नीशियम। फिर ये अमोनियम से बनी होती है, दैट इज़ अमोनियम एंड फास्फेट। ठीक है जी, फास्फेट, ये तीन चीज़ें मिलकर ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में सिचुएट हो जाती हैं और इन तीनों से मिलकर जो एक बड़ा स्टोन बनता है उसको स्ट्रूवाइट स्टोन कहते हैं। तो एज अ होल इसको हम जैसे इसके अंदर कम्बिनेशन में M फॉर मैग्नीशियम, A फॉर अमोनियम एंड F फॉर फास्फेट, इसको मैप स्टोन ऑफ द किडनी भी कहते हैं। ठीक है जी, मैप स्टोन। और इसका एक MCQs ये भी आता है कि दिस स्टोन हाईली एसोसिएट विद रिकरेंट इन्फेक्शंस इन द किडनी। तो मतलब ऐसा स्टोन जिसके ऊपर UTI के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, इन्फेक्शंस की रेशो भी ज़्यादा होती है, दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रूवाइट स्टोन। इसको हम मैप स्टोन कहते हैं। और इसका साइज़ दैट इज़ अ जॉइंट स्टोन। जॉइंट से मुराद होता है लार्ज स्टोन, मतलब जॉइंट स्टोन होता है। सो दैट इज़ कॉल्ड जॉइंट स्टोन। तो जो जॉइंट स्टोन से मुराद ये है कि वेरी वेरी इन लार्ज स्टोन, सो GIANT, दैट इज़ कॉल्ड जॉइंट स्टोन। ये बहुत ज़्यादा इनलार्ज होता है साइज़ के लिहाज से और इस वजह से इसको हम स्टेग हॉर्न स्टोन भी कहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड स्टेग हॉर्न स्टोन। ये इतना इनलार्ज होता है कि ये किडनी के अंदर जो कलेक्टिंग सिस्टम होता है या रीनल कैलिसिस होती है उसको ब्लॉक करती है, जिसकी वजह से यूरिन की रिटेंशन होती है
and because of that reason this stone has a very high chance of recurrent UTI. तो मतलब ऐसा स्टोन जो साइज में सबसे बड़ा होता है मैप स्टोन कहलाता है, मैग्नीशियम अमोनियम एंड फास्फेट से बना है, विच हैज़ हाई चांस ऑफ रिकरेंट UTI, दैट इज कॉल्ड स्टूवार्ट स्टोन। ठीक है, इसमें जो मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन है वो ई कोलाई कराती है, प्रोटियस बैक्टीरिया कराती है, डिफरेंट बैक्टीरियाज आर रिस्पॉन्सिबल। इसके बाद थर्ड नंबर लेके यूरिक एसिड स्टोन, मतलब किडनी के अंदर कुछ स्टोन्स ऐसी बनती है जो यूरिक एसिड की कंपोजिशन से बनती है। दिस इज द थर्ड मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्टोन इन द किडनी एंड दैट इज अकाउंट फॉर तकरीबन ये हम लिख सकते हैं 5 से 10% लोगों के अंदर यूरिक एसिड स्टोन्स होती है। तो एनी काजेज विच इंक्रीज द यूरिक एसिड लेवल इन द ब्लड दैट कैन काज यूरिक एसिड स्टोन। ठीक है, तो यूरिक एसिड स्टोन जो है इसकी जो वजूहात है दैट इज़ कॉल्ड एनी सेल लाइसिस, क्योंकि सेल के अंदर यूरिक एसिड होती है, तो मतलब जो सेल लाइसिस की शिकार होती है उससे यूरिक एसिड ज़्यादा निकली है। ठीक है जी, फिर इसके बाद नेक्स्ट लिखते हैं प्यूरिन मेटाबॉलिज्म। अगर किसी पेशेंट में जैसे प्यूरिन के मेटाबॉलिज्म है वो डिफेक्टिव हो जाए तो उसमें भी फॉर एग्जांपल यूरिक एसिड बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सो अगर यूरिक एसिड लेवल ब्लड में बढ़ेगी इनिशियली इट विल डिपॉजिट इन द जॉइंट कैन काज गाउट, ये क्या कराती है गाउट, और जब यूरिक एसिड फर्दर बढ़ती रहे सो इवेंचुअली इट कैन डिपॉजिट इन द किडनी कैन काज यूरिक एसिड स्टोन एज वेल। ठीक है जी, इसका एक MCQs आता है, स्टार भी करें, नॉट डिटेक्ट ऑन एक्सरे, जो यूरिक एसिड स्टोन होती है नॉट डिटेक्ट ऑन एक्सरे। अगर हम किडनी एक्सरे करते हैं बट इन द किडनी देयर इज यूरिक एसिड स्टोन वी विल नॉट डिटेक्ट दिस स्टोन ऑन द एक्सरे, so not detect on X-ray of the kidney. That is why X-ray is not the good modality of investigation for kidney stone, क्योंकि कुछ स्टोन ऐसे होती है कि वो एक्सरे के ऊपर हमें डिटेक्ट नहीं होती, दे आर रेडियोलूसेंट। कौन सा? रेडियोलूसेंट। तो मतलब ऐसा स्टोन जो किडनी में होते हुए भी हमें एक्सरे के ऊपर पिक ना हो पाए दैट इज कॉल्ड यूरिक एसिड स्टोन, दैट इज रेडियोलूसेंट इन नेचर। वी कैन लूज, लूसेंट का मतलब लूज दिस स्टोन ऑन द एक्सरे। ठीक है जी, सो एक्सरे इज नॉट द गुड मोडेलिटी ऑफ चॉइस। इसके बाद डिस्कस करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट वन दैट इज नोन एज दैट इज सिस्टीन स्टोन। एक क्या होता है? सिस्टीन स्टोन। तो मतलब किडनी के अंदर एक स्टोन है जिसको हम कहते हैं सिस्टीन स्टोन, मतलब सिस्टीन से मिलकर जो स्टोन बनती है किडनी के अंदर दैट इज वेरी वेरी रेयर स्टोन एंड दैट इज अकाउंट फॉर अबाउट 1 to 2% इन द केसेस, मतलब 1 से लेकर 2% जो स्टोन बनते हैं किडनी के अंदर इसको हम सिस्टीन स्टोन कहते हैं। तो यहाँ पे लिखे वेरी रेयर। ठीक है जी, वेरी रेयर इन नेचर, मतलब ये है वेरी रेयर अक्वरेंस। इस स्टोन की जो अक्वरेंस है वो बहुत ज़्यादा रेयर है, ना होने के बराबर है। ठीक है जी, बट इफ़ इट कैन अकर सो कॉमनली सीन इन अर्ली लाइफ। ठीक है जी, कॉमनली सीन इन चिल्ड्रन, ये बच्चों के अंदर कॉमन है। लेकिन जो किडनी के स्टोन्स होते हैं हमने ऊपर भी लिखा है इसकी जो पीक एजेस है वो 30 से लेकर 50 ईयर्स के दरमियान है। सो 30 से 50 के दरमियान 70 to 80% लोगों में कैल्शियम स्टोन होती है। लेकिन अगर किडनी स्टोन रेयरली बहुत ज़्यादा कम केसेस के अंदर अगर वो पीडियाट्रिक एजेस के अंदर आती है 5 साल 6 साल के बच्चे में, तो वो फिर मोस्ट कॉमन क्या है? सिस्टीन स्टोन्स है। तो सिस्टीन स्टोन्स की अक्वरेंस बहुत कम है, इसकी इंसिडेंस बहुत कम है, बट वंस इट कैन अकर इट विल ट्राई टू अफेक्ट यंगर एजेस। ठीक है जी, और यंगर एजेस के अंदर ये पीडियाट्रिक एज के अंदर कॉमन है। इसमें आप लोग स्टार लिखें डिफेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। इस स्टोन के अंदर किडनी के अंदर एक डिफेक्ट होता है, सो डिफेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सर्टन अमाइनो एसिड। ठीक है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सर्टन अमाइनो एसिड। रिमेंबर सर्टन अमाइनो एसिड, मतलब सिस्टीन खुद एक अमाइनो एसिड है और ये किडनी के अंदर अगर इसकी रीअब्जॉर्प्शन खराब हो जाए तो इट विल स्टे इन द किडनी फॉर लॉन्गर टाइम and that will form crystal in the future and those crystal will convert into stone, so that is why cystine stone is formed। तो मतलब इस कंडीशन के अंदर जिसका सिस्टीन में मसला होगा तो उसमें 4 अमाइनो एसिड का इशू इकट्ठा आता है, दैट इज कॉल्ड कोला। उसका कहते हैं कोला। कोला के अंदर C फॉर सिस्टीन। तो मतलब जिन बच्चों को सिस्टीन स्टोन का इशू होता है तो उसका एक प्रॉब्लम किस में होता है? सिस्टीन में। O फॉर आर्निथीन, क्या है? आर्निथीन, एक इशू इसका आर्निथीन में होता है। L for lysine, that is called lysine, and A for arginine, that is called arginine. So these are the 4 amino acids which are defective in the cystine stone in the kidney reabsorption.
मिसाल के तौर पे दीज अमाइनो एसिड नॉर्मली इन अ हेल्दी किडनी रीअब्जॉर्ब फ्रॉम द पीसीटी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूट ट्यूब्यूल। अगर सिस्टीन का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो फिर ये तो ब्लड में नहीं आएगा, तो फिल्टर होने के बाद ये ज़्यादा देर तक किडनी में रहेगा और ये किडनी के अंदर क्रिस्टल बनाएगा, जिससे क्या बनेगी, सिस्टीन स्टोन। बट सिस्टीन के साथ साथ दीज 3 अमाइनो एसिड इज आल्सो डिफेक्टिव। तो मतलब ऐसा स्टोन जिसमें हाउ मेनी अमाइनो एसिड्स आर डिफेक्टिव, 4, दैट विल लीड टू अ स्टोन अर्ली इन द लाइफ जिस कॉल्ड सिस्टीन स्टोन। ठीक है जी। और इसमें लिखे इट इज़ हेक्सागोनल इन नेचर। ये क्या है, हेक्सागोनल। हेक्सा मीन 6, तो मतलब ऐसा स्टोन जिसके 6 कार्नर्स होते हैं वो भी सिस्टीन स्टोन होता है। ठीक है जी। सो हेक्सागोनल इन नेचर, तो ऐसा स्टोन किडनी के अंदर जो 6 कार्नर से बनी हो, इसको हम क्या कहते हैं, हेक्सागोनल, एंड दैट इज कॉल्ड सिस्टीन स्टोन। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें पहले ये पता हो कि किडनी के अंदर स्टोन किन किन किस्म के होते हैं। इसमें सबसे टॉप पे कैल्शियम ऑक्सलेट है। क्या है, कैल्शियम ऑक्सलेट। फिर इसके बाद सेकंड कॉमन कैल्शियम फॉस्फेट है। फिर इसके बाद स्ट्रूवाइड स्टोन है, जिसको मैप स्टोन या स्टेगहॉर्न स्टोन भी कहते हैं। इसके बाद यूरिक एसिड स्टोन है, और इसके बाद क्या है, सिस्टीन स्टोन है। आप लोग यहाँ पे नोट में लेके कि ऑलमोस्ट ऑल किडनी स्टोन, ऑलमोस्ट ऑल किडनी स्टोन डायग्नोस्ड ऑन एक्सरे, किसके ऊपर, एक्सरे, एक्सेप्ट यूरिक एसिड स्टोन। ठीक है जी, एक्सेप्ट यूरिक एसिड स्टोन। तो यूरिक एसिड स्टोन एक वाहिद स्टोन है जो हम एक्सरे के ऊपर पिक नहीं कर सकते, दैट शुड बी पिक्ड ऑन अल्ट्रासाउंड। किसके ऊपर, अल्ट्रासाउंड। अब आपके पास एक मरीज आता है एंड यू सस्पेक्ट इन द पेशेंट कि इसको शायद जो है ना क्या हो, फॉर एग्जांपल पेशेंट पर हैव्स मतलब जो ड्यू टू स्टोन, बट इफ यू डू द एक्सरे बट एट द सेम टाइम द पेशेंट हैज यूरिक एसिड स्टोन, तो आप उसको फिर नॉर्मल ही डायग्नोस करेंगे। आपको वो स्टोन दिखेगी नहीं, बट आप मरीज को कहेंगे कि आपको स्टोन है नहीं, बट एक्चुअली उनको रियलिटी में क्या हो, यूरिक एसिड स्टोन। तो एक्सरे इज नॉट द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर स्टोन, वी शुड गो फॉर सम अदर मोडिलिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ठीक है जी। तो एक्सरे सारे के सारे स्टोन पिक नहीं कर सकते, इसलिए हम जब भी किडनी के अंदर इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो वी प्रेफर अल्ट्रासाउंड एज कम्पेयर टू एक्सरे। ठीक है। तो मतलब विच स्टोन इज रेडियोल्यूसेंट, दैट इज यूरिक एसिड। इसके अलावा रिमेनिंग जितने भी बताए हैं दे आर रेडियो ओपेक। क्या है, रेडियो ओपेक। तो वो स्टोन जो हमें एक्सरे पे नजर आए वो रेडियो ओपेक है, और जो नजर ना आए वो रेडियो लूसेंट होता है। अब लेके रिस्क फैक्टर फॉर द स्टोन, ये तो हमने टाइप्स पढ़ लिए। अब ये स्टोन बनते क्यों हैं, इनकी वजूहात क्या है, तो हेडिंग दे दें कि व्हाट आर द डिफरेंट रिस्क फैक्टर्स। अभी हम डिस्कस करते हैं कि रिस्क फैक्टर क्या है। नंबर 1 लेके डिक्रीज फ्लूइड इंटेक, मतलब जो लोग ज़्यादा फ्लूइड इंटेक या वाटर इंटेक नहीं करते तो उसकी जो बॉडी में डिहाइड्रेशन आती है, सुपर सेचुरेशन हो जाती है। सो डिक्रीज फ्लूइड इंटेक इज़ नॉट गुड फॉर द किडनी, इट विल इंक्रीज द चांस ऑफ किडनी स्टोन। ठीक है जी। तो किडनी स्टोन बनने की एक वजह डिक्रीज फ्लूइड ऑफ इंटेक होता है, एंड दैट इज आल्सो डिहाइड्रेशन। क्या है, डिहाइड्रेशन। नंबर 2 लेके हाइपर कैल्सीमिया, एनी काजेस या एनी पैथोलॉजी विच इंक्रीज द लेवल ऑफ कैल्शियम, दे विल इंक्रीज द चांस ऑफ किडनी स्टोन। ठीक है। तो जिन पेशेंट को हाइपर कैल्सीमिया होता है तो उसमें स्टोन प्रिवेंट करने का एक तरीका यह है कि हम बाहर से मरीज को हाइड्रेट करें। आईवी क्या देंगे, फ्लूइड देंगे। जितना हम फ्लूइड देंगे तो हम कैल्शियम को सेचुरेट होने से प्रिवेंट करेंगे। देखिए रिमेंबर SIADH, उसमें रिटेंशन ऑफ वाटर ज़्यादा हो रही है, तो SIADH के अंदर वाटर इतना रिटेन हो रही है कि हम मरीज को बाहर से वाटर नहीं देंगे। तो रिस्ट्रिक्शन ऑफ द फ्लूइड इज द ट्रीटमेंट ऑफ SIADH। लेकिन अगर एक पेशेंट में कैल्शियम क्या है, ज़्यादा है, तो उसमें तो हम वाटर देंगे ताकि उसकी सेचुरेशन कम करे। तो IV फ्लूइड शुड बी द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इन हाइपर कैल्सीमिया। ठीक है जी। अब जो हाइपर कैल्सीमिया है ये क्यों होती है। नंबर 1 काजेस प्राइमरी हाइपर पैराथायराइडिज्म। सो प्राइमरी इंक्रीज PTH लेवल। अगर पैराथायराइड ग्लैंड के अंदर मसला है तो PTH ज़्यादा होगा कि नहीं, PTH ज़्यादा तो कैल्शियम भी ज़्यादा। सो प्राइमरी हाइपर पैराथायराइडिज्म इज वन ऑफ द काज ऑफ हाइपर कैल्सीमिया। ठीक है जी। फिर इसके बाद सेकंड लिखे दैट इज एक्टोपिक PTHRP, ये नाम सुने कि नहीं, एक्टोपिक PTHRP, पैराथायराइड हार्मोन रिलेटेड पेप्टाइड, एंड दैट इज सीन इन स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। किसके अंदर, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा ऑफ द लंग। इसमें PTH जैसा पेप्टाइड बनता है और ये भी कैल्शियम को इंक्रीज करता है। फिर एक और कंडीशन भी है, आप लोग ये पूरा लेके एडियोपैथिक, दैट इज कॉल्ड एडियोपैथिक
फेमिलियल हाइपरकैल्सीयूरिया। पूरा नाम लेके मैं एक दफ़ा फिर रिपीट करता हूँ। आई का मतलब है एडियोपैथिक, एफ मीन फेमिलियल और एच फॉर हाइपरकैल्सीयूरिया। ठीक है जी, एक ऐसा कंडीशन जिसमें यूरिन के अंदर कैल्शियम लूज हो रहा हो लेकिन उसका इशू जो है वो हमें एग्जैक्ट पता ना हो, दैट इज़ इडियोपैथिक हो, लेकिन उसमें फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव होती है कि हाँ ये हमारे ख़ानदान में किसी और को भी है, दैट इज़ फेमिलियल। क्या है? फेमिलियल है। सो इडियोपैथिक फेमिलियल हाइपरकैल्सीयूरिया, ऑल द टाइम कैल्शियम विल बी इन द यूरिन। और यूरिन का मतलब यह है कि कैल्शियम ज़्यादा देर यूटीआई या ज़्यादा देर तक यूरिनरी ट्रैक्ट में रहेगी, और जहाँ पे कैल्शियम यूरिनरी ट्रैक्ट में स्टे ज़्यादा करेगी वहाँ पे स्टोन के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। सो इडियोपैथिक फेमिलियल हाइपरकैल्सीयूरिया, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन एंड दैट शुड बी, एनीवन कैन टेल मी द ट्रीटमेंट ऑफ दिस कंडीशन। ये मैं बता रहा हूँ, देखिए ये ज़्यादातर लोग गलत करते हैं, और से सुने। हाइपरकैल्सीयूरिया का मतलब होता है कि देयर इज लॉस ऑफ मोर कैल्शियम इन द यूरिन, राइट। लेकिन जहन कहता है कि तब होगा जब सीरम में कैल्शियम क्या हो? ज़्यादा हो। लेकिन इन पेशेंट का सीरम कैल्शियम हमेशा नॉर्मल होता है। मतलब अगर कैल्शियम नॉर्मल है तो फिर यूरिन में तो नहीं जाना चाहिए, समझ रहे कि नहीं? वो तो तब जाएगा जब कैल्शियम सीरम में क्या हो? ज़्यादा हो। बट इन पेशेंट का सीरम कैल्शियम ज़्यादातर क्या होता है? नॉर्मल होता है। लेकिन इनका जो कैल्शियम रिटेंशन वाली सेंसिंग रिसेप्टर्स है वो कामों नहीं करते हैं। तो ऐसा कंडीशन जिसका एग्जैक्ट पता भी ना चले और नॉर्मल कैल्शियम होते हुए भी वो यूरिन में लॉस करे तो उसका नाम इडियोपैथिक फेमिलियल हाइपरकैल्सीयूरिया है। तो इन पेशेंट को हम ऐसा ड्रग देंगे जिससे हम कैल्शियम को रिटेन करें या लूज़ करें? रिटेन करें, क्योंकि ऐसा ड्रग जो हम किडनी में दे दें ताकि वो कैल्शियम को वापस आने दे, क्योंकि इन पेशेंट का सीरम कैल्शियम क्या होता है? नॉर्मल होता है। अगर ये लूज होता रहे तो ये हाइपोकैल्सीमिया में जा सकते हैं। तो ऐसा ड्रग जो कैल्शियम को क्या करे? रीअब्जॉर्ब करे। थायराइड डायूरेटिक इज द ड्रग ऑफ चॉइस। कौन सा? थायराइड डायूरेटिक। देखिए जो डायूरेटिक्स है वो दो तरह की है, एक लूप डायूरेटिक है और एक थायराइड डायूरेटिक है। तो लूप कैन लूज कैल्शियम, लूप कैन लूज कैल्शियम। अगर आप लूप डायूरेटिक किसी को देंगे फ्यूरोसिमाइड तो वो कैल्शियम को लूज करेगा, तो उससे मजीद कैल्शियम यूरिन में जाएगा कि नहीं? लेकिन इस पेशेंट में पहले से कैल्शियम किधर जा रहे? यूरिन में। तो हमें तो यूरिन में कम करना है, ब्लड में वापस लाना है। तो ऐसा ड्रग जो कैल्शियम को रीअब्जॉर्ब करे और इसका यूरिन के अंदर वॉल्यूम कम करे वो थायराइड डायूरेटिक है। सो थायराइड डायूरेटिक इज द ड्रग ऑफ द चॉइस इन इडियोपैथिक फेमिलियल हाइपरकैल्सीयूरिया। ये भी एनआरई स्टेप 1 में एक एमसीक्यूज में आया हुआ है। ठीक है, तो इसके अंदर जब भी हम ड्रग यूज़ करते हैं तो दैट इज कॉल्ड थायराइड फॉर एग्जांपल डायूरेटिक। ठीक है जी, लेकिन इसमें हम थायराइड डायूरेटिक देंगे, और से सुने। अब इस पेशेंट में तो मिसाल IFH है तो इसका तो कैल्शियम यूरिन में ज़्यादा जा रहा है, बट ये लोग हमेशा लॉन्ग लाइफ क्या देते हैं? थायराइड। तो जब ये थायराइड ज़्यादा लेंगे तो उसका रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम क्या होगी? ज़्यादा, तो हाइपरकैल्सीमिया में जा सकते हैं। सो बिकॉज ऑफ दिस ड्रग साइड इफेक्ट दिस कंडीशन कैन लीड टू हाइपरकैल्सीमिया। और अगर ज़्यादा कैल्शियम होगा इट विल ट्राई टू बाइंड विद ऑक्जेलेट विद फॉस्फेट, तो कैल्शियम स्टोन के चांसेस फिर ज़्यादा होगी। ठीक है, सो ऑल दोज कंडीशन, ऑल दोज पैथोलॉजीज विच इंक्रीज द कैल्शियम लेवल इन द ब्लड दे विल इंक्रीज द चांस ऑफ किडनी स्टोन। ठीक है जी, फिर इसके पहले के दैट इज कॉल्ड इंक्रीज ऑक्जेलेट। अगर बॉडी के अंदर किसका लेवल बढ़ता है? ऑक्जेलेट। तो ऑक्जेलेट कैन आल्सो ट्राई टू बाइंड विद कैल्शियम, तो कैल्शियम ऑक्जेलेट स्टोन बन सकता है। और अगर किसी ने NRE 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से याद करना है और इसमें पास होना चाहता है कि द मोस्ट कॉमन पैथोलॉजी विच कैन इंक्रीज द ऑक्जेलेट एब्जॉर्प्शन दैट इज क्रोन डिजीज। वो क्या है? क्रोन डिजीज है, IBD। तो अगर एक पेशेंट है उसको IBD है, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज है, और बाद में उसको स्टोन बनती है किडनी के अंदर बिकॉज ऑफ दैट प्रॉब्लम, तो रिमेंबर IBD इज अ क्रोनिक कंडीशन, और क्रोनिक कंडीशन की वजह से मरीज को बाद में किडनी स्टोन का सामना करना पड़ता है। तो कैन IBD लीड टू स्टोन इन द किडनी? यस, बट इट विल बी कैल्शियम ऑक्जेलेट स्टोन। कौन सा? कैल्शियम ऑक्जेलेट। और IBD के अंदर एक अल्सरेटिव कोलाइटिस है और एक क्रोन डिजीज है। सो दैट इज द क्रोन डिजीज which can increase oxalate absorption and that will lead to kidney stone. ठीक है जी, so that is again one of the very clinical and important point to remember for the exam point of view. Next देखिए hyperuricemia, all those cases which can increase the level of uric acid in the blood, hyperuricemia, तो उस वजह से भी स्टोन बनने के चांसेस ज़्यादा होंगे। लेकिन पहले जो मैंने दो काज लिखे हैं ना, इंक्रीज कैल्शियम और इंक्रीज ऑक्जेलेट, ये कैल्शियम स्टोन बनाएंगे, कैल्शियम ऑक्जेलेट, कैल्शियम फॉस्फेट। लेकिन ऑल दोस केसेस जो किसके लेवल बढ़ाए? यूरिक एसिड, तो ये यूरिक एसिड स्टोन बनाएंगे। डिपेंड करते हैं स्टोन की किस्म कौन सी है।
अगर एक पेशेंट है उसको मिसाल के तौर पे प्यूरिन मेटाबॉलिज्म का मसला है, कौन सा, प्यूरिन, तो उसका बॉडी ज़्यादा से ज़्यादा क्या बनेगी, यूरिक एसिड, तो उसको बाद में जाके अगर किडनी स्टोन भी होगी तो वो यूरिक एसिड स्टोन होगी, कौन सी, यूरिक एसिड। तो हर स्टोन की अपनी अलग अलग काजेज है, ठीक है जी। फिर इसके बाद लेके नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, कि एक चीज़ आप लोग को यहाँ से सिखाता चलो, फिर आगे हम चलेंगे, यहाँ पे ये बात करना इंतहाई अहम है। दिस इज अ सेल एंड सेल कंटेन न्यूक्लियस, राइट, और इस न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है, इट इज अ डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ठीक है जी, ये डीएनए है। अब इस डीएनए के अंदर जो रिंग्स पाए जाते हैं, वन इज प्यूरिन एंड वन इज पायरामिडीन। इसके अंदर जो प्यूरिन रिंग होता है, प्यूरिन, इसकी जब मेटाबॉलिज्म होती है तो उसका एंड प्रोडक्ट जो होता है वो यूरिक एसिड है। तो जो यूरिक एसिड है इट कम फ्रॉम प्यूरिन, कहाँ से, प्यूरिन, और जो प्यूरिन है वो डीएनए के अंदर होता है, डीएनए प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस इज अ पार्ट ऑफ सेल। तो अगर मिसाल के तौर पे कोई ऐसी बीमारी है, ऐसी पैथोलॉजी है जिसमें सेल की क्या हो रही है, लाइसिस हो रही है, तो फिर जब सेल पटेगी, सेल लाइस होगी, तो उसके अंदर जो यूरिक एसिड बनेगी कहाँ से, प्यूरिन से, वो भी ब्लड में आएगी। सो ऑल दोज काजेज विच इंक्रीज द लाइसिस ऑफ सेल, दे विल इंक्रीज यूरिक एसिड इन द ब्लड, सो दे कैन काज हाइपरयूरेसेमिया, ठीक है जी। तो चाहे वो ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम है, चाहे रिब्डोमायोलाइसिस है, जहां पे भी सेल की क्या हो रही है, लाइसिस, दे विल इंक्रीज यूरिक एसिड इन द बॉडी, ठीक है जी, दैट इज इंपॉर्टेंट वन। फिर इसके बाद नेक्स्ट आप लोग लिख सकते हैं कि एक्चुअली अनदर दैट इज कॉल्ड इन्फेक्शन, या इन्फेक्शंस की वजह से, मतलब वो इन्फेक्शन जो किडनी के अंदर हो रही हो, अगर इन्फेक्शन की वजह से बाद में किडनी के अंदर क्या बन जाए, स्टोन बन जाए, तो आंखें बंद करके लिखना है इट विल बी स्ट्रूवाइड स्टोन, कौन सा, स्ट्रूवाइड स्टोन। सो दो स्टोन which is occur on the top of infection in the kidney, that is called स्टूवाइड स्टोन। जो स्टूवाइड स्टोन है इसकी वजह से भी इन्फेक्शन होती है, और अगर बार बार किडनी इन्फेक्शन की वजह से स्टोन बन सकती है तो भी क्या है, स्टूवाइड स्टोन है। सो दे आर इंटरलिंक विद ईच अदर, ठीक है जी, इंटरलिंक, कि दिस स्टोन कैन काज इन्फेक्शन बट इन्फेक्शन इटसेल्फ कैन काज दिस स्टोन फॉर्मेशन, ठीक है जी। सो इसका इन्फेक्शन के साथ बहुत ज़्यादा क्लोजली लिंक होता है। सो दीज ऑल आर द काजेज ऑफ किडनी स्टोन। इसके बाद लेके व्हाट आर द क्लिनिकल फीचर, अगर एक पेशेंट है उसको स्टोन हो तो व्हाट दे विल बी प्रेजेंटेड टू द क्लिनिक, ठीक है जी। नंबर वन, सबसे पहले कहें कि इनिशियली स्टोन इन द किडनी विल बी प्रेजेंट बट इट विल बी एसिम्प्टोमेटिक। मरीज जो होते हैं इनिशियली एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, इसलिए कि डिक्रीज साइज ऑफ द स्टोन, कि जो स्टोन है उसका साइज अगर डिक्रीज है और उसके नंबर के लिहाज से स्टोन 1 या 2 पड़ा है और वो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ यूरिन नहीं करा सकता, तो मतलब मे बी स्टोन विल बी देयर बट द पेशेंट विल हैव नो सिम्टम। तो जो सिम्टम्स है इट डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द स्टोन। इफ द साइज इज लेस इट मे द पेशेंट डेवलप नो सिम्टम, दैट इज स्टिल ए सिम्टोमेटिक। बट अगर स्टोन का साइज बढ़ जाए या इसका नंबर बढ़ जाए तो देन इट कैन कॉज सिम्टम, एंड द फर्स्ट सिम्टम इज कॉल्ड लंबर पेन, कौन सा, लंबर पेन। इसको हम लोइन पेन भी कहते हैं, सारे बोले कौन सा, लोइन पेन। इसको फ्लैंक पेन भी कहते हैं, फ्लैंक पेन, लंबर पेन, लोइन पेन, ठीक है जी। एंड दैट इज रेडिएट टू ग्रोइन एरिया, कहाँ पे जाएगी, रेडिएट टू ग्रोइन एरिया, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसमें ये पेन रेडिएट करती हैं। तो मतलब एवरी लंबर पेन इज नॉट किडनी स्टोन, it may be pyelonephritis, it may be UTI, but any kidney stone which is radiate toward the groin area, reproductive area, then it's called a kidney stone, ठीक है जी। so kidney stone की जो पेन है ये रेडिएटेड पेन है, कौन सा है, रेडिएटिंग। हम कहते हैं कि राइट इलियक फोसा पेन है बट इट कम फ्रॉम पेरी अम्बिलिकल रीजन, सो दैट इज स्पेसिफाई फॉर अपेंडिसाइटिस। तो इसी तरह लोइन पेन अगर रेडिएट ग्रोइन की तरफ कर रही है और सम टाइम मेल के अंदर टिप ऑफ द पीनस पे जाके एंड होती है, दैट इज अ किडनी स्टोन पेन। क्या है, किडनी स्टोन पेन है। इसमें जो मरीज आते हैं ना उसने अपने किडनीज को दोनों हाथों से ऐसे पकड़ी होती है, इसका मतलब यह है इसने हाथ ऐसे रखे होते हैं तो मुझे दर्द हो रहा है, क्लियर है। या किसी बंदे ने इधर हाथ ऐसे रखी होती है तो उसकी 4 उंगली कहाँ पे आती है, किडनी पे, इसका मतलब ज्यादा दर्द कहाँ पे है, किडनी में है, और इसका मतलब यह है पॉइंटिंग टुवर्ड द ग्रोइन एरिया, समझ रहे क्या नहीं। तो ऐसा पेन जो किडनी से स्टार्ट हो जाए और ग्रोइन एरिया की तरफ रेडिएट करे, दैट इज लिंक विद द किडनी स्टोन। वो किसकी तरह है, किडनी स्टोन। इसके बाद लेके हेमोचूरिया, पेशेंट को क्या होता है, हेमोचूरिया। मरीज कहता है एक्चुअली कि उसको जनाब ब्लड आ रही है, दैट इज कॉल्ड हेमोचूरिया। लेकिन इसमें एक चीज़ याद रखे गौर से, अब अच्छे स्टूडेंट के लिए पॉइंट बता रहा हूँ और बहुत अहम बात है। मरीज कहेंगे कि डॉक्टर साहब जब वो पेशाब करता है, पेशाब का कलर जो है वो नॉर्मल नहीं होता, लेकिन वो कभी कभार ये भी नहीं कहता कि उसमें खून आता है, वो कहते हैं जस्ट कलर उसका चेंज है। जब आप उसका यूरिन टेस्ट करते हैं तो उसमें ट्रेसेस ऑफ आरबीसी होते हैं, क्या होता है, ट्रेस ऑफ आरबीसी। लेकिन मरीज ये नहीं कहता
कि वो सुर्ख खून है, वो कहते हैं कि चेंज इन द कलर है, लेकिन जब आप माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो उसमें पता चलता है कि उसमें ट्रेस ऑफ क्या है, आरबीसी। तो 90% जो हेमाचूरिया है किडनी स्टोन के अंदर ब्रैकेट में लेके माइक्रोस्कोपिक है, क्या है, माइक्रोस्कोपिक, मतलब मरीज नेकेड आई से खुद नहीं देखेगा, दैट शुड बी सीन ऑन दी माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोपिक हेमाचूरिया होता है, ठीक है जी। सो माइक्रोस्कोपिक हेमाचूरिया। फिर इसके बाद नेक्स्ट लिख सकते हैं दैट इज कॉल्ड बर्निंग यूरिनेशन। पेशेंट को बर्निंग यूरिनेशन भी हो सकती है। बर्निंग यूरिनेशन उन केसेस के अंदर होता है जब पेशेंट को स्टोन के अंदर डिहाइड्रेशन हो या उस पर डिक्रीज फ्लूइड इनटेक हो, तो जब वो यूरिन पास करेगा तो उसको बर्निंग पेन भी आ सकती है, ठीक है जी। और सम टाइम अगर एक पेशेंट है उसको जनाब स्टूवाइड स्टोन है, कौन सा है, स्टूवाइड, तो स्टूवाइड स्टोन के टॉप पे बार बार क्या होती है, इन्फेक्शन, तो सम टाइम द पेशेंट मे डेवलप कि व्हेन दे पास यूरिन उसके अंदर पीप आ रहा हो, दैट इज कॉल्ड पायूरिया, क्या है, पायूरिया है। सो पायूरिया का मतलब होता है पस इन द यूरिन, लेकिन ब्रैकेट में लेके शाबाश, दैट इज स्ट्रांगली लिंक्ड इफ द स्टोन टाइप इज स्टूवाइड इन नेचर, क्या है, स्टूवाइड इन नेचर। तो अगर पेन है दैट इज रेडिएट टुवर्ड द ग्रोइन एरिया, पेशेंट को नोजिया वॉमिटिंग भी आ सकता है, मरीज को इतना तेज दर्द होता है, सुवियर दर्द होता है कि जैसे टू लॉन्ग बोन्स ब्रेक एट वन टाइम। तो किडनी स्टोन के जो पेन होते हैं दे आर वेरी वेरी सुवियर, क्या होते हैं, सुवियर होते हैं। मरीज का मुंह खुश्क हो जाता है, उसको पसीना आ जाता है, पेशाब करते वक्त उसको जलन हो सकती है, पेशाब का कलर चेंज हो सकता है। लेकिन अगर पेशाब करते वक्त मरीज को फीवर है, क्या है, फीवर भी है और साथ में पीप भी आ रही है, तो अगर वो स्टोन की कंप्लेंट है तो 90% क्या हो सकता है, स्टूवाइड स्टोन हो सकता है। सो ऑल किडनी स्टोन डू नॉट डेवलप पायूरिया, बट इफ स्पेसिफिकली द स्टोन टाइप इज स्टूवाइड देन इट कैन कॉज ऑफ पायूरिया इन द पेशेंट, ठीक है जी, ये पायूरिया करा सकती है। सो दीज आर द पॉइंट विच इज टुवर्ड द किडनी स्टोन। लेकिन किडनी स्टोन चाहे किसी भी किस्म का हो, कैल्शियम हो, यूरिक एसिड हो, स्टूवाइड हो, सब के अंदर द पेन रेडिएशन इज नॉर्मली सेम, लंबर पेन रेडिएट टू द ग्रोइन एरिया। इसको हम कहते हैं लोएन टू ग्रोइन रेडिएशन, क्या कहते हैं, लोएन टू ग्रोइन, क्योंकि जो लोएन एरिया है, फ्लैंक एरिया है, इसको लंबर एरिया कहते हैं, ठीक है जी। सो लोएन टू ग्रोइन रेडिएशन इसके अंदर होती है। अब लेके इन्वेस्टिगेशन, किसको हम डायग्नोज कैसे करेंगे, तो अभी हम डिस्कस करते हैं इन्वेस्टिगेशन के हवाले से कि व्हाट आर द इन्वेस्टिगेशन। इनिशियली हम जैसे एक्सरे करते हैं, क्या करते हैं, एक्सरे, एक्सरे कैन हेल्प, ठीक है जी, एक्सरे कैन हेल्प, ठीक है जी, हेल्प टू डिटेक्ट 90% ऑफ द स्टोन, कौन कितना, 90% ऑफ द स्टोन, ठीक है, डिटेक्ट अप टू 90% ऑफ द स्टोन, ठीक है, 90% ऑफ स्टोन, मतलब 90% स्टोन स्टिल वी कैन डिटेक्ट, समझ रहे कि नहीं, स्टोन स्टिल वी कैन डिटेक्ट, बट एक्चुअली इट मे मिस यूरिक एसिड स्टोन, ऐसा है कि नहीं, इट मे मिस यूरिक एसिड स्टोन, क्योंकि जो यूरिक एसिड स्टोन होता है इट इज़ रेडियोलूसेंट इन नेचर, वो हमें एक्सरे के ऊपर नजर नहीं आती है। इसलिए फॉर दैट पर्पस अगर हम एक्सरे करें किस चीज़ की, किडनी, यूरेटर एंड ब्लैडर, इसको एक्सरे ऑफ द KUB कहते हैं, KUB, के फॉर किडनी, यूरेटर एंड ब्लैडर। अगर आप एक्सरे किसी को लिखना चाहे एंड यू वांट टू सी द किडनी स्टेटस, तो आप KUB एक्सरे लिखेंगे, कौन सा, KUB एक्सरे तो हम करेंगे, बट जो एक्सरे करने वाला होगा उसको पता कैसे चलेगा कि तुम किस चीज़ की एक्सरे करना चाहते हैं, तो आप KUB मेंशन करेंगे, किडनी, यूरेटर एंड ब्लैडर। तो उसमें 90% तो पता चल जाएगा, बट स्टिल यूरिक एसिड स्टोन जो है उसके ऊपर हमें नजर नहीं आती है, ठीक है जी। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वन। तो ये गुड इनिशियल तो है, बट ये कभी भी डायग्नोस्टिक को नहीं होता है, ठीक है जी। इसके बाद लेके अल्ट्रासोनोग्राफी, ये क्या है, अल्ट्रासोनोग्राफी। तो अगर एग्जाम के अंदर आ जाए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन, तो आंसर विल बी अल्ट्रासोनोग्राफी, ठीक है जी, डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि जो अल्ट्रासाउंड है इट विल टेल अस अबाउट एनी टाइप ऑफ स्टोन इन द किडनी, सो दैट इज व्हाई अल्ट्रासोनोग्राफी दैट कैन डायग्नोज एनी टाइप ऑफ स्टोन, ठीक है जी, एनी टाइप ऑफ स्टोन हमें वो बता सकती है। और आखिर में एग्जाम के अंदर आता है कि व्हाट इज द गोल्ड स्टैंडर्ड टू सी द एग्जैक्ट पैथोलॉजी ऑफ दैट स्टोन, सी द एग्जैक्ट साइज ऑफ द दैट स्टोन नेचर, तो फिर नॉन कंट्रास्ट CT करेंगे, क्या करेंगे, नॉन कंट्रास्ट CT, NON, दैट इज कॉल्ड कंट्रास्ट CT। तो नॉन कंट्रास्ट CT ब्रैकेट में लेके गोल्ड स्टैंडर्ड है, क्या है, गोल्ड स्टैंडर्ड है। लेकिन किडनी स्टोन में फ्रेंकली अगर हम डेली लाइफ की बात करें, डे टू डे हम अल्ट्रासाउंड ही करते हैं, अल्ट्रासाउंड से ही पता चलता है कि स्टोन कितने हैं, कितना कौन से साइड के है, साइज़ क्या है, पोजीशन क्या है, वो हमें सब कुछ पता चलता है अल्ट्रासाउंड से। बट अगर NRE1 के मुताबिक बताओ कि व्हाट इज़ द गोल्ड स्टैंडर्ड, तो आंसर विल बी नॉन कंट्रास्ट CT, दैट इज कॉल्ड नॉन कंट्रास्ट CT। तो मतलब देखें
डायग्नोस्टिक क्या है, नॉन दैट इज अल्ट्रासाउंड। बट अगर दो वर्ड ये लेके एग्जाम में आता है कि व्हाट इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, कौन सा इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस या गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन, वो नॉन कंट्रास्ट सीटी है। तो जो नॉन कंट्रास्ट सीटी है ये गोल्ड स्टैंडर्ड भी है और ये इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस भी है, ठीक है। अगर हम सब के अंदर चॉइस बनाना चाहते हैं जो हमें डिटेल इन्फो दे सके, दैट इज कॉल्ड नॉन कंट्रास्ट सीटी, ठीक है जी। इसको हम NCCT कहते हैं, दैट इज कॉल्ड NCCT। तो मतलब इट कैन पिक ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ स्टोन नो मैटर इट इज रेडियो ओपेक और रेडियो लूसेंट इन नेचर। तो चाहे रेडियो ओपेक है, रेडियो लूसेंट है, चाहे वो किडनी में है, यूरेटर में है, ब्लैडर में है, हर जगह के अंदर स्टोन को किसी भी किस्म का स्टोन हो इसको एग्जैक्टली पिक करना, दैट इज डन बाय नॉन कंट्रास्ट सीटी। तो ये इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस भी है और ये क्या है, दैट इज गोल्ड स्टैंडर्ड भी है। तो गोल्ड स्टैंडर्ड और इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस ये दोनों क्या है जी, दैट इज नॉन कंट्रास्ट सीटी है। क्लियर हो गया कि नहीं? तो देखिए बेस्ट इनिशियल एग्जाम में आ जाए, बेस्ट इनिशियल दैट इज एक्सरे KUB, समझ रहे कि नहीं? अगर आ जाए कि डायग्नोस्टिक क्या है, अल्ट्रासाउंड है, अगर गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस आ जाए तो नॉन कंट्रास्ट सीटी करते हैं, ठीक है। अब लेके व्हाट इज द ट्रीटमेंट, मैनेजमेंट कैसे करेंगे, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं हाउ टू ट्रीट द केस ऑफ रीनल स्टोन। कि रीनल स्टोन की जो मैनेजमेंट है वो हम कैसे करेंगे। तो रीनल स्टोन की जो मैनेजमेंट है इट डिपेंड अपॉन द साइज, किस पे, साइज ऑफ द स्टोन। अगर जो साइज ऑफ द स्टोन है, साइज ऑफ स्टोन दैट इज इंपॉर्टेंट, साइज ऑफ द स्टोन, इसी को देखकर हम इसको मैनेज करते हैं कि व्हाट इज द एग्जैक्ट साइज ऑफ द स्टोन, ठीक है जी। एग्जैक्ट साइज ऑफ द स्टोन को देखते हुए हम इसको डिसाइड करते हैं। अगर जो स्टोन है और इसका जो साइज है मिसाल के तौर पे वो लेस देन क्या है, दैट इज 5 mm है, कितना, 5 mm, दैट इज कॉल्ड 0.5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर से कम है तो मतलब 90% पासिस स्पॉन्टेनियसली, 90% पासिस स्पॉन्टेनियसली, कि मतलब 90% चांस होता है कि ये स्टोन खुद ब खुद बाहर निकलती है, 90% दे कैन पासिस स्पॉन्टेनियसली। बट वी कैन आस्क द पेशेंट टू टेक मोर फ्लूइड इनटेक, समझ रहे कि नहीं? मतलब इनकरेज फॉर फ्लूइड इनटेक, मरीज को बताते हैं कि आप फ्लूइड इनटेक क्या करें, बढ़ाए, ठीक है जी। इनकरेज फ्लूइड इनटेक एंड अगर मरीज कर सके और हेल्दी है एंड जंपिंग एक्सरसाइज, क्या करे, जंपिंग एक्सरसाइज। मरीज को हम कहते हैं कि आप जंपिंग एक्सरसाइज करें जिससे स्टोन नीचे जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और इनकरेज द पेशेंट टू टेक मोर फ्लूइड ऑन डेली बेसिस, ठीक है जी। सो 90% चांस है कि वो स्टोन जिसके साथ मरीज पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करे और उसका साइज 5 mm से कम हो तो 90% चांस है कि वो खुद ब खुद बाहर जाता है, ठीक है जी। जंपिंग एक्सरसाइज, एक जगह पे मरीज खड़ा होता है और जस्ट इसको अप डाउन करना है अपने आप को, जैसे मतलब जंप बंदा मारता है, इसमें दौड़ना नहीं होता, एक ही जगह पे जैसे जंपिंग एक्सरसाइज, तो उसमें किडनी शेक होती है और जब किडनी शेक होती है तो स्टोन कहीं ना कहीं ट्रैक के अंदर चली जाती है, ठीक है जी। तो जंपिंग एक्सरसाइज, मोर फ्लूइड इनटेक, that is 90% work in the stone to pass spontaneously if the size is less than 5 mm, ठीक है जी। लेकिन इसमें फ्लूइड कितना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये आप लोग तब जानते हैं जब आप हॉस्पिटल में काम करते हैं। बट आई विल टेल यू कि इट शुड नॉट बी एक्सीड मोर देन 3 लीटर पर डे, मतलब यह है कि 3 लीटर पर डे तक, दैट इज द लिमिट ऑफ द फ्लूइड ऑन डेली बेसिस दैट यू शुड गिव टू द। ऐसा नहीं कि मरीज बस हर 2 मिनट के बाद जो है एक जग पानी पिए, ऐसा नहीं। इसका मतलब यह है कि फ्लूइड ओवरलोड भी नहीं करना चाहते, तो मतलब जो फ्लूइड इनटेक है डेली बेस पे इट शुड नॉट एक्सीड 3 लीटर पर डे, ठीक है जी। सो दैट इज व्हाट यू पीपल शुड टेल द patient, especially for those stone whose size is more than less than 5. अब लेके if size, if stone that is called more than 5 mm, ठीक है जी। अगर स्टोन की जो साइज है मिसाल के तौर पे वो 5 mm से क्या है, ज़्यादा है, तो मतलब इसमें फिर हमने आगे क्या करना है, दैट इज कॉल्ड इम्पोर्टेंट वन। हम फिर इसमें 2-3 चीज़ें डिस्कस करते हैं, इसको हम कहते हैं MET थेरापी। क्या कहते हैं, MET। इसमें लेकिन इन दिस केस MET इज एडवाइस, ठीक है जी, MET इज एडवाइस। अब ये जो MET है इसका मतलब ये है, ये वैसे यूरोलॉजी के अंदर शॉर्ट वर्ड यूज़ करते हैं MET। MET से मुराद होता है M फॉर मेडिकल, M फॉर मेडिकल और E फॉर एक्सपल्शन, दैट इज कॉल्ड एक्सपल्शन थेरेपी, दैट इज कॉल्ड मेडिकली एक्सपल्शन थेरेपी, ठीक है जी। ये उन स्टोन्स के अंदर करते हैं जिनका साइज 5 से ज़्यादा हो, 10 तक होता है, 12 तक होता है, लेकिन ज़्यादातर 10 से नीचे। सो 5 से 10 तक जो स्टोन्स होते हैं
दैट शुड बी ट्रीटेड ऑन MET, दैट इज मेडिकली एक्सपल्शन थेरेपी। ठीक है जी। अब इसमें देखें इन दिस मेथड देखिए टामसुलोसिन इज गिवन, क्या देते हैं, टामसुलोसिन 0.4 mg is given, टामसुलोसिन इज गिवन टू रिलैक्स द मसल, ऐसा है कि नहीं, ये अल्फा ब्लॉकर है कि नहीं, टू रिलैक्स द स्मूथ मसल इन यूरेथ्रा। तो जब स्मूथ मसल रिलैक्स होती है, रिलैक्स स्मूथ मसल इन यूरेथ्रा, तो उससे जो यूरेथ्रल डायमीटर है वो बढ़ेगी कि कम होगी, बढ़ेगी, तो जो स्टोन है थोड़ा सा बड़ा साइज का वो आसानी से पास हो जाता है। ठीक है जी। इसका मतलब इसमें तो हम ड्रग नहीं देते ना, इधर फोकस करें, 5 से कम को ड्रग नहीं देते, सिर्फ फ्लूइड इनटेक इनकरेज करते हैं, स्टोन खुद बहुत निकल आती है। लेकिन यहाँ पे स्टोन का साइज थोड़ा सा बढ़ गया है, तो अब नॉर्मल ट्रैक के अंदर ये पास हो नहीं होगी जब तक हम ऐसी मेडिसिन नहीं दें ताकि वो ट्रैक को थोड़ा सा खोले। तो ट्रैक को खोलने के लिए हम अल्फा ब्लॉकर देंगे, सो दैट इज कॉल्ड टामसुलोसिन। ठीक है जी। इन एंड इनकरेज फॉर वाटर, क्या करेगा, वाटर इनटेक। मरीज को कहते हैं कि आप फ्लूइड इनटेक ज़्यादा करें, फ्लूइड इनटेक बढ़ाएं, और साथ में हम क्या स्टार्ट करेंगे, टामसुलोसिन। टामसुलोसिन इसलिए देते हैं ताकि वो यूरेथ्रा के ऊपर काम करे और मसल को रिलैक्स करे, और जब मसल रिलैक्स होगा, जगह खुलेगी, तो फिर स्टोन पास होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो अब यहाँ पे वी आर गोइंग टू एक्सपेल दैट stone from the body, but via tamsulosin to make the area dilated, that is called medical expulsion therapy। इसमें हम मेडिकली मेडिसिन देते हैं, टामसुलोसिन देते हैं ताकि वो मसल को रिलैक्स करे, एरिया को बढ़ाए और स्टोन आसानी से बाहर जाए, तो उसको हम MET कहते हैं। क्या कहते हैं, MET कहते हैं। ये MET के बगैर है, वो लेस देन 5 है, और ये क्या है, MET है। तो अगर एक बंदा है ना, उसका 8 mm का स्टोन आ जाए, वो आपको कहेगा कि आप ये खुद बहुत, तो मैंने सुना था कि ये तो खुद बहुत पास नहीं होगा, तो क्या मुझे अब सर्जरी करनी पड़ेगी कि नहीं, क्योंकि आम बंदों का जहन यह है कि जो स्टोन पास ना हो सके वो सर्जिकली रिमूव करेंगे। ठीक है जी। तो हम कहेंगे इसमें स्टिल वी कैन नॉट गो फॉर सर्जरी, स्टिल मेडिकल ट्रीटमेंट इज अवेलेबल दैट विल हेल्प यू टू पास द स्टोन। ठीक है जी। तो हम इसको टामसुलोसिन ही स्टार्ट करते हैं, क्या चीज़, टामसुलोसिन स्टार्ट करते हैं। तो जो टामसुलोसिन है इसकी यूज आप लोगों को 2 आने चाहिए। नंबर 1 यूज फॉर BPH, किसमें, BPH बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, एंड आल्सो यूज फॉर किडनी स्टोन वेयर द साइज ऑफ द स्टोन इज मोर देन 5 बट स्टिल लेस देन 10 mm। ठीक है जी। तो मतलब 5 से लेकर 10 mm के साइज के स्टोन में वी कैन आल्सो यूज दिस टामसुलोसिन। क्लियर हुआ कि नहीं, दैट इज इंपॉर्टेंट। अगर फॉर एग्जांपल इफ दैट इज फेल, अब गौर से सुने, अगर मिसाल के तौर पे ये फेल हो जाए, इफ फेल, अगर आप टामसुलोसिन दे दे और पेशेंट फ्लूइड भी लेता रहे लेकिन पेशेंट का सिम्टम डिक्रीज नहीं हो रहे, और आफ्टर 2 to 3 weeks लेटर यू डू अल्ट्रासाउंड, स्टिल जो बंदा है उसके किडनी में स्टोन है, देन नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर कराएंगे। क्या कराएंगे, नॉन इन्वेजिव। ठीक है, नॉन इन्वेजिव मेथड की तरफ जाएंगे। ठीक है जी। नॉन इन्वेजिव मेथड इज अडॉप्टेड। ठीक है जी। नॉन इन्वेजिव मेथड इज अडॉप्टेड। मिसाल के तौर पे यहाँ पे ये किडनी है, फॉर एग्जांपल दिस इज द किडनी, और किडनी के अंदर यहाँ पे ये स्टोन्स पड़े हैं। ठीक है जी। दीज आर द स्टोन, डिफरेंट स्टोन्स इन द किडनी। व्हाट वी डू फ्रॉम द आउटसाइड, दिस इज द स्किन ऑन द किडनी, ये स्किन है। अगर हम स्किन को इंसाइज ना करें, इसको काट ना जाए, और हम इसके काटने के बगैर कोई ऐसा प्रोसीजर करें कि इधर से कोई चीज़ हम क्रिएट करें और स्किन को ना काटे, और इसी के ज़रिए वी आर बम्बार्डेड दिस स्टोन वाया दिस शॉक वेव। तो मतलब ये है कि ये रेडिएशन आ रही है जो स्किन के थ्रू जा रही है और किडनी के अंदर इस स्टोन को टारगेट कर रही है। तो इसके अंदर अभी तक हमने इन्वेजन नहीं की है, ये नॉन इन्वेजिव है। क्या है, नॉन इन्वेजिव है। तो जो रेज है वो अंदर से आ रहे कि बाहर से, बाहर से है। ठीक है जी। तो इसका मतलब ये है कि एक्स्ट्रा शॉक वेव है। क्या है, एक्स्ट्रा शॉक वेव है। और ऐसे शॉक वेव जो बाहर से आ रहे हैं, और से सुने, जिसमें स्किन को नहीं काटना पड़ता, तो एक्स्ट्रा कार्पोरियल शॉक वेव है या एक्स्ट्रा शॉक वेव है, लेकिन इसके ज़रिए वी आर बम्बार्डेड दिस शॉक वेव टू लाइस दिस स्टोन। हम इस स्टोन को टुकड़ों करने में ये हेल्प करेंगे। अगर ये स्टोन आप ऐसे ऐसे काटे और इसके छोटे छोटे टुकड़े बने, तो स्टोन के इतने कैलकुलाई जो बनेंगे, टुकड़े बनेंगे, वो फिर यूरिन के अंदर खुद बहुत बाहर आएंगे कि नहीं। तो मतलब एक स्टोन को कई टुकड़ों में कन्वर्ट करना, इन रेस की वजह से इसको लेथोट्रेप्सी कहते हैं। क्या कहते हैं, लेथोट्रेप्सी। सो लेथोट्रेप्सी इज अ प्रोसीजर विच वी कैन divide the stone into few fragments, and that fragments are so small and that can pass in the urine easily।
तो मतलब ऐसा प्रोसीजर जिसमें स्किन को ना काटना पड़े और बाहर से शॉक वेव दे दे और इससे हम स्टोन को फ्रेगमेंट्स में ही कन्वर्ट करें, तो इसको एक्स्ट्रा शॉक वेव लिथोट्रिप्सी कहते हैं। समझ रहे कि नहीं? इसको ESWL कहते हैं। क्या कहते हैं? ESW। इसका पूरा नाम एक्स्ट्रा कार्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी है। अगर आप पूरा फॉर्म जैसे लिखना भी चाहे तो E फॉर एक्स्ट्रा कार्पोरियल, E फॉर एक्स्ट्रा कार्पोरियल, that is called S for shock, that is called shock, W for wave and lithotripsy। ठीक है, एक्स्ट्रा कार्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी ये तब कराई जाती है व्हेन मेडिकली एक्सपल्शन ट्रीटमेंट इज फेल ऑन द स्टोन। ठीक है जी, जब मेडिकल एक्सपल्शन ट्रीटमेंट फेल हो जाए तो हम फिर क्या करेंगे? एक्स्ट्रा कार्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी करेंगे। ठीक है, लेकिन एक चीज़ आप लोग को बता दूं, अगर एक पेशेंट है और वो किडनी स्टोन के अंदर डायग्नोज हो जाए, गौर से सुने, patient came to you and the patient is diagnosed initially on the kidney stone, but kidney जो stone है, stone और इसके जो साइज है that is more than 2 सेंटीमीटर। कितना है? 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर कितना mm से ज़्यादा है? 20 mm से ज़्यादा है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर 10 mm है। मरीज डायग्नोज ही हुआ है जिसके गुर्दे में बड़े बड़े जो है ना वो स्टोन्स है और उसका स्टोन साइज इनिशियल डायग्नोज पे 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा है। नो नीड टू गिव टामसिलोसिन, क्योंकि टामसिलोसिन इसमें इनफेक्टिव है। वी कैन डायरेक्टली गो टुवर्ड एक्स्ट्रा शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। तो मतलब द इंडिकेशन ऑफ डायरेक्ट एक्स्ट्रा कार्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी इफ द स्टोन साइज इज डायरेक्टली मोर देन 2 सेंटीमीटर। तो अगर एक पेशेंट है वो 8 mm में आए हैं, 9 mm में आए हैं, तो वो तो फिर 5 और 10 के दरमियान है, तो इन पेशेंट को हम मेडिकली एक्सपल्शन थेरापी पे रखेंगे। बट 90% उसमें भी कामयाबी बंदा हासिल कर सकता है कि उसका स्टोन निकल जाता है। बट अगर फ्यू लोग ऐसे हैं जो मेडिकल एक्सपल्शन थेरापी पे भी रिस्पॉन्ड ना करे, तो हम फिर दोबारा किसकी तरफ जाएंगे? एक्स्ट्रा कार्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। बट अगर एक बंदा डायरेक्ट डायग्नोज ऐसा हो जाए कि उसका स्टोन साइज 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो, तो उसमें हम फिर डायरेक्ट क्या करते हैं? ESWL करते हैं। तो ESWL इज डन इन 2 कंडीशन, when medical expulsion therapy not work in the patient, या when the patient directly diagnosed when the stone size is more than 2 सेंटीमीटर, तो हम फिर ESWL करते हैं। बाज़ औक़ात क्या होता है कि हम मरीज़ की यहाँ से जो वेव्स क्रिएट करते हैं, स्टोन ब्रेक करते हैं, बट इतना इफेक्टिवली ब्रेक नहीं होता जितना हम चाहते हैं। तो मतलब कुछ लोगों में ये भी फेल हो जाता है कि मतलब एक्स्ट्रा कार्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी देते हैं बट स्टिल दैट कैन नॉट डिवाइड द स्टोन इनटू फ्यू फ्रेगमेंट। तो उसमें फिर हम स्किन के जरिए अंदर जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं परक्यूटेनियस। क्या कहते हैं? परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोट्रिप्सी। इसको PCNL कहते हैं। क्या कहते हैं? PCNL। तो PCNL का मतलब होता है परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोट्रिप्सी। ठीक है जी, परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोट्रिप्सी, दैट इज इंपोर्टेंट वन। अब देखें, सवाल ये है कि अगर हम परक्यूटेनियस, तो ये इन्वेजिव है। ये क्या है? इन्वेजिव है। ये इन्वेजिव थ्रू परक्यूटेनियस मीन थ्रू द स्किन जाते हैं और अल्ट्रासाउंड गाइडेड हम स्टोन तक रसाई हासिल करते हैं और इसको हम क्या करते हैं? स्टोन को अंदर से तोड़ते हैं। दैट इज कॉल्ड स्टिल इट इज लिथोट्रिप्सी, स्टिल इट इज विल डिवाइड द स्टोन इनटू फ्रेगमेंट, बट ये इन्वेजिव है। क्या है? इन्वेजिव। तो देखें, हम कहते हैं यार कि किडनी के अंदर स्टोन थे और शुआओं के जरिए, रेडिएशन के जरिए उसको हमने फ्रेगमेंट्स में, टुकड़ों में कन्वर्ट किया है। अगर उस शुआओं के अंदर हम स्किन को ना काटे तो ESWL है, बट अगर इसमें स्किन को काटा जाए तो उसको हम PCNL कहते हैं। तो PCNL इज अ लिथोट्रिप्सी बट दैट इज इन्वेजिव। क्या है? इन्वेजिव है। और ESWL जो है वो नॉन इन्वेजिव है। ठीक है, तो व्हेन ESWL इज नॉट वर्क, इट डज नॉट इफेक्टिवली वर्क, देन द नेक्स्ट ऑप्शन इज PCNL। ठीक है जी, तो देखिए डॉक्टर पहला तो ये देखता है कि स्टोन खुद ब खुद निकल जाए। मेरी बात समझ रहे कि नहीं? फिर वो ये देखेगा कि मेडिसिन से निकाले, फिर वो ये देखेगा शुआओं के जरिए करे बट उसमें स्किन को ना टच करे, फिर अगर उससे भी ना है तो फिर स्किन के थ्रू जाते हैं। अगर इसके जरिए भी आप स्किन के थ्रू भी गए बट स्टोन प्रॉपर तरीके से वो डिस्ट्रॉय ना हुआ, तो फिर इसमें लेके ओपन सर्जरी। क्या करेंगे? ओपन सर्जरी। फिर जगह को काटते हैं, इंसिजन देते हैं और हम किडनी तक रसाई करते हैं और इससे स्टोन बाहर निकालते हैं। तो मतलब फिर ऐसे कंडीशन को, इसको हम ओपन सर्जरी कहते हैं। मैं एक पॉइंट ऐड करता हूँ, नोबडी विल नो बट दिस इज अकर एंड दिस इज केम इन द एग्जाम। ठीक है जी, अगर हम स्टोन की रिमूवल करते हैं फ्रॉम द किडनी थ्रू ओपन सर्जरी, किस जरिए से? ओपन सर्जरी। तो जो कट लगाते हैं लंबर एरिया में, जो कट लगाते हैं सर्जन ओपन सर्जरी के लिए किडनी में, इसको हम कहते हैं मोरिसन इंसिजन। क्या कहते हैं? मोरिसन इंसिजन। तो प्लीज याद रखें, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, मोरिसन इंसिजन। ठीक है जी, देखिए
हम जब कोलिसिस्टेक्टोमी करते हैं, कौन सा कोलिसिस्टेक्टोमी, रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर, ये लैब कोली भी हो सकता है जैसे कैमरे के जरिए, और ओपन भी हो सकता है। ओपन में हम इंसिजन देते हैं। अब ये राइट साइड पे होगा कि लेफ्ट पे, राइट पे, और रिब्स के नीचे, तो इसको राइट सबकोस्टल इंसिजन कहते हैं, बट इसको कहते हैं कोकर इंसिजन। कौन सा कोकर इंसिजन, KOCHER, दैट इज कोकर इंसिजन या कोचर इंसिजन। ये किस में होता है, कोलिसिस्टेक्टोमी। ग्रेड आयरन या मैकबर्नी इंसिजन, ये अपेंडिसाइटिस अपेंडेक्टोमी में होता है, बट मोरिसन इंसिजन इज डन फॉर द रिमूवल ऑफ स्टोन वाया ओपन सर्जरी इन द किडनी। ठीक है जी, तो जब ओपन सर्जरी हम करते हैं किडनी से स्टोन की रिमूवल के लिए, तो उसके लिए जो डॉक्टर इंसिजन देता है उसका नाम क्या है, मोरिसन इंसिजन है। ठीक है जी, सो दैट इज व्हाट ऑल अबाउट यू शुड ट्रीट द किडनी स्टोन एंड देयर अप्रोच वन बाय वन। ठीक है, सो दैट इज व्हाट ऑल अबाउट द किडनी स्टोन। नाउ एक MCQs अभी आप लोगों ने अगर एग्जाम दिया होगा ना, रिसेंटली नहीं, इससे पहले, अगर आप लोगों में से किसी ने भी दिया होगा तो इससे पहले जिसने एग्जाम दिया था उसमें क्वेश्चन आया था और 99% स्टूडेंट ने फेल किया था, और उसमें ना जो एनगाफ मेथड लगे था उस एक क्वेश्चन के 4 नंबर बनते थे। ठीक है जी, मतलब 12 क्वेश्चन जो 10 में से 9 बंदे ठीक करे उसका 0.5 बनता है, समझ रहे कि नहीं, या 0.8। तो ऐसा नहीं कि आपने 140 ठीक किए और तुम फिर भी फेल हो, समझ रहे कि नहीं। इसमें ऐसे क्वेश्चन आपको आने चाहिए जो ज़्यादा को नहीं आते हैं, तो उनमें से इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। कभी कभार क्या होता है, एक पेशेंट होता है, गौर से सुने, दैट इज द किडनी एंड दैट इज यूरेटर। ये क्या है, यूरेटर है। स्टोन ज़्यादातर कहाँ बनते हैं, किडनी में, बट समटाइम दी स्टोन दैट इज रिलीज इनटू द यूरेटर, कहाँ पे, यूरेटर के अंदर। तो इसको हम फिर यूरेटेरिक स्टोन कहते हैं, दैट इज कॉल्ड यूरेटेरिक स्टोन, दैट इज यूरेटेरिक स्टोन। इसमें जो पेन है ना वो ज़्यादा होती है, क्योंकि ये स्टोन जब नीचे की तरफ आ रही होती है तो यूरेटर कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स होता है, दैट इज कॉल्ड कोलिकी पेन। कौन सा, कोलिकी पेन, ऑन ऑफ पेन होता है। जब यूरेटर कंट्रैक्ट करता है तो स्टोन को जोर आता है तो पेशेंट को पेन ज़्यादा होता है। जब वो यूरेटर के मसल रिलैक्स होते हैं तो स्टोन के ऊपर कंप्रेशन इफेक्ट भी कम होता है, तो स्टोन के वजह से, कंप्रेशन इफेक्ट कम की वजह से जो पेन इंटेंसिटी है वो भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ऐसा पेन जो कभी ज़्यादा कभी कम आए, इसको कोलिकी इन नेचर कहते हैं। तो सीवियर कोलिकी इन नेचर पेन दैट मे बी अ साइन ऑफ यूरेटेरिक स्टोन। क्या है, यूरेटेरिक स्टोन। अगर पेन एक जैसा है, कांस्टेंट पेन इन द लंबर एरिया, वो फिर किडनी स्टोन है। क्या है, किडनी स्टोन है। बट अगर ऑन ऑफ पेन है वो ज़्यादातर क्या है, यूरेटेरिक स्टोन है। और फिर ऐसा पेन जो किडनी से ग्रोइन की तरफ रेडिएट करे वो ज़्यादातर क्या है, किडनी स्टोन है। लेकिन इसमें पेन रेडिएशन नहीं होती है। ठीक है जी, ये लंबर एरिया के ऊपर ही ज़्यादा होता है, लेकिन इसमें ज़्यादातर पेन जो है वो रेडिएट नहीं करता है। एक एग्जाम या क्वेश्चन आया था कि कभी कभार हम एक थिन ट्यूब इंसर्ट करते हैं इस यूरेटर के अंदर, जिससे हम यूरेटर को खोल के रखते हैं। मिसाल के तौर पे इसको डायलेट करते हैं, इसको खोलते हैं ताकि जो स्टोन है वो भी निकले और ये यूरेटर खुला रहे। एनीवन कैन टेल मी व्हाट इज द नेम ऑफ दैट स्टंट? शाबाश, हाँ, जे स्टंट, हाँ, DJ स्टंट स्टैंड फॉर व्हाट? हाँ, एनीवन? ओके, इस स्टंट का नाम होता है जे स्टंट। क्या है, जे स्टंट। और इसको DJ इसलिए कहते हैं, D फॉर डबल, D फॉर डबल। इसमें J मतलब 2 J आते हैं ना, इसको DJ इसलिए कहते हैं कि इसमें 2 J है। इसको डबल J या DJ स्टंट भी कहते हैं। और ये आप लोगों ने शायद पास पेपर में देखा भी होगा, अभी जो नहीं, इससे पहले क्वेश्चन आता कि DJ स्टंट यूज फॉर द पर्पस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो उसमें एक था गैस्ट्रोलॉजी, यूरोलॉजी, इस तरह के क्वेश्चन आता है। तो जो DJ स्टंट है तो ये किस डिपार्टमेंट में यूज होता है, यूरोलॉजी के अंदर। एंड दैट इज अ स्टंट टू प्लेस इन द यूरेटर, और इससे हम स्टोन को रिमूव करते हैं और इससे हम यूरेटर को खोल के रखते हैं। सो टू कीप द यूरेटर डायलेटेड, यहाँ पे लेके इसमें हम एक स्टंट यूज करते हैं, इसको जे स्टंट कहते हैं। क्या कहते हैं, जे स्टंट कहते हैं। इधर देखें, इसमें कितने जे हैं, हाँ जी 2। सो D फॉर डबल, मतलब 2 डबल क्या चीज़ है, जे, तो इसको डबल जे या DJ स्टंट भी कहते हैं। ठीक है जी, सो डबल जे या DJ स्टंट। ये हमारे पास क्या है, ये प्लास्टिक ट्यूब, ये प्लास्टिक ट्यूब होते हैं, 3 वायर्स इसके अंदर होते हैं। ये हम थ्रू द यूरेथ्रा ब्लडर के जरिए यूरेटर में लेके जाते हैं, और इसके रखने से हम यूरेटर को खोल के रखते हैं और इसके जरिए हम स्टोन को भी रिमूव करने की हेल्प करते हैं। सो ऐसे ट्यूब टू कीप द यूरेटर पेटेंट, व्हाट इज मेंट बाय पेटेंट, ओपन, स्पेशली इन यूरेटेरिक स्टोन, दैट इज कॉल्ड DJ स्टंट। उसका नाम क्या है, DJ स्टंट है। प्लीज याद रखना है, ये MCQs के अंदर आ सकता है। DJ स्टंट
यूज फॉर द पर्पस ऑफ यूरोलॉजी स्पेशली इन द यूरेटेरिक स्टोन। कहाँ पे? यूरेटेरिक स्टोन के अंदर, ठीक है जी। सो दैट इज व्हाट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द एग्जाम क्वेश्चन। और इसमें जो आगे फिर हमारे पास जैसे स्टोन्स के साथ फॉर एग्जांपल ये हमारे पास अगर हम रखते हैं, इसमें सिर्फ आप लोगों ने केयरफुल रहना है, इसकी साइड इफेक्ट होता है दैट इज कॉल्ड यूरेटेरिक इंजरी। क्या करा सकती है? यूरेटेरिक इंजरी कि मतलब जो यूरेटर है वो इंजर्ड हो सकता है, तो यूरेटेरिक इंजरी करा सकती है। और नंबर 2 आप लोग लिख सकते हैं कि इट कैन कॉज इन्फेक्शन। क्या करा सकती है? इन्फेक्शन, क्योंकि एक तो बाहर से एक्सटर्नल ट्यूब है, तो जो चीज़ बाहर से हम रखते हैं इट मे इंक्रीज द चांस ऑफ इन्फेक्शन एज वेल, ठीक है जी। तो एक तो इसके अंदर चांसेस ऑफ इन्फेक्शन होते हैं और दूसरी बात यूरेटेरिक इंजरी भी करा सकती है, ठीक है। सो दैट इज व्हाट ऑल अबाउट द किडनी स्टोन एंड द इम्पोर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग दिस नेफ्रोलिथियसिस। तो एक क्वेश्चन नेफ्रोलिथियसिस से ज़रूर आता है और आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से टैकल करना है, ठीक है। ओके, कभी कभार रेयर केसेस के अंदर देखिए आप लोगों ने जब भी सुना होगा तो उसमें ये आते हैं कि स्टोन किडनी में ज़्यादा होते हैं, मतलब गुर्दों के अंदर स्टोन ज़्यादा कॉमन है। लेकिन स्टोन गुर्दे से अगर लीक करे तो वो यूरेटर में आ सकते हैं और सम स्टोन कैन अकर इन द ब्लैडर एज वेल, क्योंकि ब्लैडर और सम स्टोन में रीच इनटू द यूरेथ्रा एज वेल। तो हम जब भी किडनी के लिए इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो हम KUB करते हैं। क्या करते हैं? KUB, किडनी यूरेटर एंड ब्लैडर करते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ना इन लोगों ने जो लिखा है, बट ये हम रीनल सिस्टम में अलग डिस्कस करेंगे। रीनल सेल कार्सिनोमा कौन सा है? रीनल सेल कार्सिनोमा। रीनल सेल कार्सिनोमा इज अ मैलिग्नेंट कैंसर अराइजेस फ्रॉम द किडनी। ये अभी मेरे हाल में इधर नहीं पढ़ते, ये हम फिर जब किडनी पढ़ेंगे ना, रीनल सिस्टम पढ़ेंगे, उसके अंदर ये हम डिस्कस करेंगे। बट रीनल सेल कार्सिनोमा के बारे में याद रखें, रीनल सेल कार्सिनोमा कितने वर्ड है? 3। इसकी जो प्रॉब्लम है वो भी क्रोमोसोम 3 के ऊपर होता है। कहाँ पे? क्रोमोसोम 3। जिसको रीनल सेल कार्सिनोमा जेनेटिक की वजह से हो जाए, फैमिली हिस्ट्री की वजह से हो जाए, तो उसका मसला भी क्रोमोसोम कौन सा है? 3 है। सिर्फ ये एक जस्ट याद रखे, लिखना नहीं है, ये हमने आगे डिस्कस करना है। VHL जीन, ये नाम सुना है? VHL, वॉन हेपल लेंडाउ। इसका नाम क्या है? वॉन हेपल लेंडाउ, वॉन हेपल लेंडाउ जीन। ये एक जीन का नाम है कि इसके अंदर अगर म्यूटेशन आ जाए सो देन दिस जीन म्यूटेशन कैन कॉज रीनल सेल कार्सिनोमा। ये किसके अंदर आता है? रीनल सेल कार्सिनोमा। इसमें ना ओल्डर एज के लोग ज़्यादा आते हैं और 3 बातें हैं, 3 बातों का मतलब ट्राइएड है, जिसमें आप सोच सकते हैं कि मरीज को क्या हो सकता है? रीनल सेल कार्सिनोमा। नंबर 1 दैट इज कॉल्ड पल्पेबल फ्लैंक मास। इसमें क्या होता है? पल्पेबल फ्लैंक मास। मास से मुराद ट्यूमर है ना, तो मतलब मरीज कहेगा कि यार मुझे फ्लैंक एरिया के अंदर एक बाल की तरह मास फील होता है, सो मास में बी अ ट्यूमर। नंबर 1 इज मास इन द फ्लैंक एरिया। नंबर 2 दैट इज हेमाचूरिया। क्या है? हेमाचूरिया। व्हाट इज हेमाचूरिया? वेरी गुड। बट अगर ब्लड इन द यूरिन के साथ मरीज कहे कि मुझे ताज़ा खून तो आता है पेशाब के अंदर, लेकिन उसके साथ मुझे कोई दर्द वगैरह नहीं है, सो पेनलेस हेमाचूरिया इन ओल्डर पीपल दैट इज वेरी रिस्की। समझ रहे कि नहीं? सो पेनलेस हेमाचूरिया कौन सा? पेनलेस हेमाचूरिया। तो एक तो इसके अंदर पल्पेबल फ्लैंक क्या होगा? मास होगा। और फिर क्या है? दैट इज पेनलेस हेमाचूरिया। और नंबर 3 जो है दैट इज ड्रैगिंग, DRAGGING, ड्रैगिंग फ्लैंक पेन, कि मतलब ये है कि वो कहेगा जो मेरी दर्द है वो आहिस्ता आहिस्ता मजीद बढ़ती जा रही है। तो ये ट्राइएड जब भी ऐसे बंदे में आ जाए जिसका उम्र 50+ होता है, वी शुड लुक फॉर रीनल कार्सिनोमा, ठीक है जी। ये रीनल कार्सिनोमा की तरफ एक निशानी है और उसमें सिग्निफिकेंट वेट लॉस विल बी आल्सो एडेड, ठीक है जी, क्योंकि कैंसर के अंदर सिग्निफिकेंट क्या होता है? वेट लॉस होता है। और एक और पॉइंट, ये यूएसएमएल बेस पे आता है कि एक बंदा है वो 60+ है, उसको ड्रैगिंग फ्लैंक पेन है, पल्पेबल मास्क इन द लंबर एरिया है और साथ में पेनलेस हेमाचूरिया है, बट एट द सेम टाइम द पेशेंट हैज़ लेफ्ट साइडेड वेरिकोसील। क्या है? लेफ्ट साइडेड वेरिकोसील। क्योंकि जो लेफ्ट किडनी है उसकी जो लेफ्ट रीनल वेन है उसमें लेफ्ट टेस्टिकुलर वेन आता है कि नहीं, तो मतलब जो लेफ्ट साइड किडनी प्रॉब्लम है इट मे बी कंबाइंड विद लेफ्ट साइडेड वेरिकोसील एज वेल, ठीक है जी। तो लेफ्ट साइडेड वेरिकोसील हमें ये बताएगी कि दैट हैज़ अ डायरेक्ट रिलेशनशिप विद द लेफ्ट साइड किडनी, ठीक है जी। सो लेफ्ट वेरिकोसील जो है ना वो भी इसमें आ सकता है। बट इसके अंदर हम जैसे फिर इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो कंट्रास्ट CT स्कैन इसका इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है, जो हमें ट्यूमर मास भी बताएगा और एक्सटेंट ऑफ मेटास्टेसिस भी बता सकता है। तो इसकी फिर ट्रीटमेंट वगैरह, लेकिन दिस होल वी विल डिस्कस इन द किडनी स्पेशली इन द रीनल सिस्टम। और इसमें एक इन लोगों ने लिखा है वो हमारा पीट्स के अंदर आएगा,
दैट इज़ विलियम्स ट्यूमर। कौन सा है? विलियम्स ट्यूमर है। और ये भी एग्जाम के अंदर आया था एनआरई स्टेप 1 में, जिसको नेफ्रोब्लास्टोमा कहते हैं। क्या कहते हैं? नेफ्रोब्लास्टोमा। एक होते हैं न्यूरोब्लास्टोमा और एक होते हैं नेफ्रोब्लास्टोमा। इसमें क्या फ़र्क है? हाँ, एक मिनट, आप बताएं, आप बताएं। गलत, आप बताएं। हाँ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेफ्रोब्लास्टोमा एंड न्यूरोब्लास्टोमा? हाँ, आई डोंट नो। हाँ, चलो जी, आप बताएं। नहीं, हाँ, न्यूरोब्लास्टोमा एंड नेफ्रोब्लास्टोमा, आप बताएं। मिड लाइन। ओके जी, ये मिड लाइन आप लोगों ने रट लिया है, पता है? ये एनआरई 1 की जो प्रिपरेशन करने वाले लोग होते हैं ना, ये रट्टा है। नेफ्रोब्लास्टोमा बी मिड लाइन को क्रॉस कर सकती है। अगर आप लोग सिर्फ ये पढ़ते हैं कि डू नॉट क्रॉस द मिड लाइन और क्रॉस द मिड लाइन, ये हर टाइम नहीं होता। मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि ये डिफरेंस क्या है? जो फर्स्ट टेल मी फ्रॉम वेयर दे कम। आप ओरिजिन भूल जाते हो और डायरेक्ट सिम्टम में घुस जाते हो। आप मुझे ये बताएं, वन इज द ट्यूमर ऑफ किडनी, वन इज द ट्यूमर ऑफ एड्रीनल ग्लैंड। दैट इज हाउ यू कैन स्टार्ट इन द कंसेप्ट्स। अब ट्यूमर पता नहीं है कहाँ से आ रहे और मिड लाइन सबको पता है, समझ रहे कि नहीं? सो ट्राई टू आंसर सिस्टमेटिकली कि यार इसके अंदर हम पूछ क्या रहे। तो आप कहेंगे व्हाट इज द ट्यूमर कम फ्रॉम द किडनी, दैट इज इमेच्योर नेफ्रॉन इन द चाइल्ड। ठीक है जी, वो नेफ्रोब्लास्टोमा है। और एक एड्रीनल मेडुला के अंदर एंटीरोक्रोमाफिन सेल, ये क्या है? ये न्यूरोब्लास्टोमा है। ठीक है जी, न्यूरोब्लास्टोमा। फिर इसके बाद आप कहेंगे कि न्यूरोब्लास्टोमा इज कैरेक्टराइज बाय इंक्रीज लेवल ऑफ कैटाकोलामीन। उसके अंदर क्या बढ़ती है? कैटाकोलामीन। नेफ्रोब्लास्टोमा में कैटाकोलामीन नहीं बढ़ती है। तो मतलब दोनों फ्लैंक मास कराती है और दोनों बिफोर द एज ऑफ 5 ईयर जो है वो डायग्नोज होती है। ठीक है जी, तो उसमें हम फिर आगे बताएंगे कि नॉर्मली 90% जो न्यूरोब्लास्टोमा है इट क्रॉसेस द मिड लाइन, और जो नेफ्रोब्लास्टोमा है इट डू नॉट क्रॉसेस द मिड लाइन। ठीक है जी, इसको विल्म्स ट्यूमर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विल्म्स ट्यूमर कहते हैं। तो ये हम डिस्कस करेंगे इन ग्रेटर डिटेल इन पीडियाट्रिक एजेस। ठीक है जी, पीडियाट्रिक के अंदर ये नेफ्रोब्लास्टोमा है। इसके बाद भाई अभी मैं जो सर्जरी है ना, लास्ट टाइम सर्जरी तकरीबन हमने 19 लेक्चर दिए थे ना, 20, और 50 में से तकरीबन 38-37 क्वेश्चन इसके अंदर आए थे। ले आप लोगों का जो एग्जाम था उसमें 153 से 200 तक सर्जरी के क्वेश्चन थे। अगर किसी को याद हो एग्जाम दिया है तो लास्ट पोर्शन सर्जरी का था, 153 से स्टार्ट होता था और 200 पे जाता, 47 क्वेश्चन आते सर्जरी के। तो लास्ट टाइम 18-19 लेक्चर में हमने ख़त्म किया था। अभी तकरीबन 30 लेक्चर्स हो गए सर्जरी के। हमने बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड भी की है। और सर्जरी के पोर्शन में नम्स के ओरिजिनल पेपर में एनाटमी के क्वेश्चन भी आते हैं। अगर आप लोगों ने देखा होगा उसने लिखा होते हैं अप्लाइड फिजियो और नीचे पीट्स के क्वेश्चन चल रहे होते हैं। ऊपर लिखा होगा अप्लाइड एनाटमी और नीचे एम्ब्रियो के क्वेश्चन चल रहे, ऐसा होता है कि नहीं? तो मतलब वो सब्जेक्ट को फॉलो नहीं करते, ये सारे मिक्सचर आते हैं। मतलब एनाटमी में सर्जरी डालते हैं, सर्जरी में एनाटमी डालते हैं, तो मतलब वो सारे मिक्सचर की तरफ चल रहे होते हैं। अभी 2 लेक्चर्स बहुत अहम रहते हैं। एक तो ब्रेस्ट जो पैथोलॉजीज है फीमेल के अंदर, रिमेंबर दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्जरी। 2 MCQs में ज़रूर आते हैं ब्रेस्ट पैथोलॉजीज, एक हम उस पर डिस्कशन करेंगे। और एक है IV फ्लूइड्स, समझ रहे कि नहीं? जैसे फ्लूइड्स कौन से हैं, कैसे कैसे है, ये हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जैसे फॉर एग्जाम्पल और एक है GCS स्केल। कौन सा? GCS स्केल। तो मैक्सिमम 2 लेक्चर्स के अंदर या 3 लेक्चर्स के अंदर इसको हम वाइंड अप करेंगे। फिर इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम आगे जो है जैसे सिस्टम्स पढ़ेंगे ना, GIT, उसमें कोलोरेक्टल कार्सिनोम आएगा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो उसके अंदर भी मर्ज कर लेगी। बट 2 लेक्चर्स के बाद इंशाल्लाह हम फिर आगे नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ जाएंगे। ठीक है जी, तो मतलब ये 2-3 चीज़ें, लेकिन इतना भी आप लोग कर लेंगे। और मैं फिर कुछ अपने हैंडी पॉइंट्स भी आप लोग को दूंगा, वो हैंडी पॉइंट्स करेंगे, MCQs करेंगे। पेपर विल नॉट कम आउटसाइड दोज थिंग। ठीक है जी, इसके ऊपर इस दफ़ा हमने अच्छा खासा एक टाइम भी लिया है। एनाटमी हमने बहुत बेहतर की है। एनाटमी के अंदर हमने लास्ट टाइम 18 लेक्चर लिए थे, अभी 32 लेक्चर्स हो गए, ख़त्म ही नहीं है। तो हमने न्यूरो एनाटमी इस दफ़ा बहुत अच्छे तरीके से जो है ना वो ड्रैग किया है। तो अगर आप लोग उन एरियाज़ के ऊपर काम करें जो आपकी खुद वीक एरियाज़ है, तो वो आप लोग को फिर इंशाल्लाह पास करेगी। ठीक है, अभी ब्रेक करें, इसके बाद में एनाटमी का एक